नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक महत्वपूर्ण विधा के बारे में जानने वाले हैं। जिस विधा के बारे में हम जानने वाले हैं वो व्याकरण से संबंधित है। आज की जो विधा है मुख्य रूप से हम जानने वाले हैं वो वाक्य के भेदों के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन जो वाक्य के भेद है वो हम रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद है, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेदों का रूपांतरण किया जाता है उसके माध्यम से विशेष रूप से यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि वाक्य किसे कहा जाता है। आपको भली भांति पता है कि वाक्य ये भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है। इस इकाई के माध्यम से ही भाषा को मूर्त स्वरूप दिया जाता है, उच्च कोटि का स्वरूप दिया जाता है। जब भी वर्णों का मेल होता है तो सार्थक वर्णों के मेल से, सार्थक वर्णों के मेल से और उसके अलग प्रकार की मात्राओं से शब्द तैयार होता है। लेकिन जब सार्थक शब्द साथ में आते हैं, जब सार्थक शब्द साथ में जुड़ते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। मतलब जब सार्थक शब्द आपस में जुड़ते हैं, उनका संग्रह तैयार होता है, जब उसका प्रारूप तैयार होता है तो वहां पर जो है वाक्य रचना तैयार होती है। वाक्य रचना करते समय बहुत सारे शब्द पद के रूप में प्रयुक्त होकर या कर्ता कर्म और क्रिया के रूप में प्रयुक्त होकर वाक्य को परिपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक वाक्य को तीन नियमों के अनुसार हम आगे नहीं लेकर जाते तब तक वाक्य परिपूर्ण नहीं होता है। सबसे पहले देखा जाए तो वाक्य को परिपूर्ण बनाने हेतु सबसे पहले आकांक्षा, दूसरा होता है योग्यता और तीसरा होता है क्रम। इस नियमों का पालन अगर आपने किया तभी वहां पर वाक्य जो है परिपूर्ण रूप से सार्थक अर्थ बता पाएगा या सही मायने में वहां पर वाक्य तैयार हो सकता है। देखिए, आकांक्षा मतलब जब भी कोई वाक्य बनेगा तो उसमें जानने की इच्छा या उत्सुकता निर्माण हो सके, ऐसे वाक्य का निर्माण होना चाहिए। दूसरा जो है गुण है वहां पर योग्यता, मतलब वाक्य में जो पदों का प्रयोग आपने किया है उस पदों के माध्यम से वहां पर उच्च कोटि का अर्थ प्रतीत होना चाहिए या वहां पर वो सक्षम होना चाहिए या सार्थक अर्थ देने का प्रयास उस पदों में करना चाहिए। योग्यता उसमें होनी चाहिए। और तीसरा होता है क्रम। अगर आपके पास जो पदों का आपने जोड़ने का प्रयास किया है उस पदों को अगर आपने सही क्रम से नहीं जोड़ा, सही अनुक्रम से नहीं जोड़ा तो वो वाक्य सार्थक अर्थ देने में वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असंभव कार्य कर पाता है या वो वहां पर संभव कार्य नहीं कर पाता है। तो इस तरह से वाक्य के निर्माण के लिए आकांक्षा, योग्यता और क्रम, इन तीनों नियमों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सार्थक अर्थ निर्माण होने में आसानी जा सकती है। तो संक्षिप्त रूप से ये समझ लीजिए कि जब सार्थक शब्दों का मेल होता है तब उस सार्थक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। याद रखिए, वाक्य की जो मुख्य दो घटक होते हैं जिसके बगैर वाक्य कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। दो घटक वाक्य के कौन कौन से होता है हम देखते हैं कि हिंदी में कहते हैं अक्सर हम कि वाक्य का जो निर्माण होता है हिंदी भाषा में तो कर्ता, कर्म और क्रिया के माध्यम से होता है, क्रिया के माध्यम से होता है। लेकिन याद रखिए, मुख्य जो दो घटक होते हैं वाक्य के, मुख्य घटक जो होते हैं वो होता है कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया के बगैर, कर्ता और क्रिया के बगैर कभी भी कोई वाक्य हिंदी भाषा में बन नहीं सकता। अगर वो बना हुआ है तो समझ लेना वो निरर्थक वाक्य है, सार्थक वाक्य नहीं है। सार्थक वाक्य बनने के लिए भाषा में जो है आपको कर्ता और क्रिया ये दोनों पदों का होना वाक्य में आवश्यक है, तब जाकर हिंदी भाषा का वहां पर जो है अलग अलग माध्यम से क्या बन पाएगा, सार्थक वाक्य बन पाएगा। इस तरह से आप समझ चुके हैं कि जब वाक्य का निर्माण होगा तो वाक्य का निर्माण होते समय वहां पर पदों का क्रम सही होना चाहिए या उसी के साथ उनका जो अलग अलग माध्यम से अपेक्षाएं पूर्ण होनी चाहिए और वहां पर क्रम के साथ योग्यता भी होनी चाहिए। अब ये होने के बाद हमने देखा कि वाक्य का निर्माण में दो घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कर्ता और क्रिया। इसके बावजूद जब वाक्य का निर्माण होगा तो वाक्य का निर्माण होने के बाद दो भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, दो घटक होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, पहला जो भाग होता है वो होता है उद्देश्य और दूसरा जो भाग होता है वो होता है विधेय, विधेय। ये दोनों भागों के बगैर वाक्य परिपूर्ण बनता नहीं है। मतलब ये दोनों भागों को ही हर एक वाक्य में अंतर्भूत किया हुआ रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि सरोज जाती है, सरोज
जाती। सरोज जाती है। अब यह आपको समझ लेना है कि हर एक वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो यहां पर आपको समझ लेना है कि जब किसी कर्ता के बारे में कुछ कहा जा रहा है, मतलब वाक्य में जिसके बारे में जो कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वाक्य में, वो होता है वाक्य का उद्देश्य, और उसके बारे में जो कहा जा रहा है ये होता है विधेय। मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य, और जिसके बारे में जो कहा जा रहा है वो होता है विधेय। मतलब यहां पर सरोज जाती है, किसके बारे में कहा जा रहा है? सरोज के बारे में। सरोज ये है उद्देश्य, सरोज उद्देश्य, और क्या क्या कहा जा रहा है? जाने का। ये हुआ जाती है मतलब जाना है, यह है विधेय। साधारण भाषा में जब वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है, और उस व्यक्ति के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय के अंतर्गत आता है। इस वजह से इस वाक्य में सरोज के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए उद्देश्य है। जाति है मतलब उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय है। इस तरह से आपको याद रखना। अब ये उद्देश्य और विधेय, ये छोटा वाक्य है इसलिए सिर्फ उद्देश्य और विधेय ये दो ही भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े वाक्य में हम देखते हैं कि वहां पर उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार दिखाई देता है। उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार, इसका भी प्रयोग कर वाक्य रचना को पूर्ण किया जाता है। विस्तार, इसका अर्थ इतना समझ लीजिए कि उद्देश्य होता है, विधेय होता है, लेकिन उसके साथ दूसरा भी पद जुड़कर आता है और वो वहां पर उनकी सहायता देकर वाक्य को सार्थक अर्थ प्राप्त करा देने का प्रयास करता है। ऐसे पूर्ण उस समूह को हम उद्देश्य विस्तार कहते हैं। मतलब उद्देश्य के साथ कुछ शब्द जुड़कर आते हैं तब ये सभी को क्या कहा जाएगा? उद्देश्य विस्तार। अगर विधेय के साथ कुछ शब्द जुड़कर आते हैं और उस सार्थक अर्थ प्राप्त करा देने का प्रयास करते हैं तब उसे कहा जाता है विधेय विस्तार। बराबर है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं कि मेहनती लोग परिश्रम करते हैं। मेहनती लोग परिश्रम करते हैं। परिश्रम करते हैं। मेहनती लोग परिश्रम करते हैं। आप देखिए कि यहां पर उद्देश्य क्या है? लोग है, क्योंकि किसके बारे में कहा जा रहा है? लोगों के बारे में। अगर लोगों के बारे में कहा जा रहा है तो ये उद्देश्य है, लेकिन ये जो इसके बारे में कहा जा रहा है लोगों के बारे में, उसको और अधिक अर्थ प्राप्त करा देने के लिए यहाँ पर मेहनती शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसलिए मेहनती ये क्या है? उद्देश्य विस्तार है। उद्देश्य विस्तार है। मतलब आप देखेंगे तो दोनों को भी हम एक ही उद्देश्य विस्तार में से बोलेंगे, कहेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये विधेय का, ये जो उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार करने का प्रयास ये मेहनती शब्द कर रहा है। क्योंकि लोग परिश्रम करते हैं, लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन कौन से लोग परिश्रम करते हैं? मेहनती लोग परिश्रम करते हैं। तो ये मेहनती शब्द जो है इसकी और भी विशेषता बताने के लिए उसके साथ जुड़कर आया है, और साथ जुड़कर आने की वजह से उस दोनों भी शब्द के जो जुड़ाव को या उसके वाक्यांश को हम कहेंगे उद्देश्य विस्तार। उसे हम कहेंगे उद्देश्य विस्तार। मतलब उद्देश्य विस्तार मतलब उद्देश्य के साथ जुड़कर आया हुआ कोई शब्द समूह जो होता है, वाक्य नहीं होता है, शब्द समूह होता है, वाक्यांश होता है, उसे हम उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जिस प्रकार उद्देश्य विस्तार होता है उसी प्रकार विधेय विस्तार भी होता है। मतलब वहां पर वाक्य में जो है विधेय के साथ कोई शब्द जुड़कर आता है और उसकी वो विशेषता बताने का प्रयास करता है, उसे विधेय विस्तार कहा जाता है। मतलब वो विधेय के साथ जुड़कर आता है और विधेय को और भी विस्तारित रूप देने का प्रयास करता है। तो उस शब्द के समूह को, उसके वाक्यांश को हम कहेंगे विधेय विस्तार। जैसे कि मेरी बहन, उदाहरण के रूप में मेरी बहन स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मेरी बहन स्वादिष्ट भोजन बनाती है। यहां पर बनाती है ये विधेय है।
विधेय बनाती है, ये विधेय है वाक्य में आया हुआ, मतलब उसके बारे में जो कहा जा रहा है, मतलब बहन के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय के अंतर्गत आ रहा है। मतलब बनाती है ये विधेय है, लेकिन उसे विस्तारित रूप देने का प्रयास ये स्वादिष्ट भोजन ये शब्द कर रहा है। स्वादिष्ट भोजन वो शब्द कर रहा है, मतलब वो भोजन बनाती है, मेरी बहन भोजन बनाती है, लेकिन कैसे बनाती है? स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मतलब आपको याद रखना है कि विधेय, ये बनाती शब्द ये विधेय है, और ये विधेय विस्तार है। स्वादिष्ट भोजन क्या है? विधेय विस्तार है। विधेय विस्तार है। ये स्वादिष्ट भोजन क्या है? विधेय विस्तार है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि वाक्य में जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के साथ जुड़कर कोई शब्द पद आते हैं और वो उसके और भी विस्तारित रूप से संकल्पना बताने का प्रयास करते हैं, तो उस समूह को हम कहेंगे उद्देश्य विस्तार। अगर विधेय के साथ कोई अन्य शब्द पद जुड़कर आते हैं, उसको विस्तारित रूप से वो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो उसे कहा जाता है विधेय विस्तार। तो इस तरह से वाक्य की रचना होती है। उद्देश्य और विधेय के बगैर कोई भी वाक्य बन नहीं सकता है। ये वाक्य के मूलभूत भाग होते हैं। अब इस आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। ये तीन वाक्यों के भेद होता है। आप समझ लीजिए कि पहला जो सरल वाक्य है, वो सरल वाक्य बहुत ही छोटा होता है। उसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, यानी एक ही मुख्य क्रिया हो, ऐसे वाक्य को कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य के रूप में हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। उदाहरण है, रमेश खेल रहा है। खेल रहा है। ये जो वाक्य है, ये सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि रमेश ये क्या है? उद्देश्य है। खेल रहा है, मतलब ये क्रिया जो है खेलना, ये क्या है? एक ही क्रिया है, और ये जो है विधेय के रूप में प्रयोग हुआ है। विधेय के रूप में प्रयोग है, मतलब एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, और क्रिया भी एक ही प्रयोग हुए है। तो जहां पर एक ही क्रिया प्रयोग हुई रहती है, एक ही उद्देश्य रहता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, आपको इस तरह से समझना है कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो, तब ऐसे वाक्य को सरल वाक्य के अंतर्गत लिया जाता है। याद रखिए कि जब यह सरल वाक्य में एक ही वाक्य, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया होती है, तब वो सरल वाक्य होता है। लेकिन जब किसी वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य होता है, एक से अधिक विधेय होते हैं, तब उस वाक्य को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आपको इतना समझ लेना है कि इस वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मतलब एक से अधिक उपवाक्य होने के बावजूद भी दोनों भी वाक्य को समान अर्थ या स्वतंत्र अर्थ होता है। स्वतंत्र अर्थ होने के बावजूद भी किंतु, परंतु, क्योंकि, इस तरह से शब्दों से, योजक शब्दों से उन वाक्यों को जोड़ा जाता है। इसलिए ऐसे आदि शब्दों से उन्हें जोड़ा जाता है। और लेकिन दोनों भी वाक्य को जब हम अलग अलग करके देखेंगे, तब भी वो सार्थक अर्थ बता पाते हैं। तब ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर जो है, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि मुझे बुखार था, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया। मैं विद्यालय नहीं आया। मैं विद्यालय नहीं आया। याद रखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं, उस वाक्य के अंतर्गत एक से अधिक वाक्य होते हैं, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं।
एक से अधिक उपवाक्य जितने भी होते हैं उसका खुद का स्वतंत्र। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, दोनों का भी या एक से अधिक वाक्यों का भी स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए किंतु परंतु इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वहां पर सार्थक अर्थ प्रतीत करने का प्रयास करता है। जैसे मुझे बुखार था, ये वाक्य यहाँ तक एक वाक्य बन गया। मुझे बुखार था, मैं विद्यालय नहीं आया। मुझे बुखार था, मैं विद्यालय नहीं आया। मतलब यहाँ पर दोनों भी वाक्य जो है, जो उपवाक्य आए हैं, वो वहां पर जो है हम देखते हैं कि स्वतंत्र अर्थ रखता है, लेकिन फिर भी उन्हें जोड़ने का प्रयास इसलिए इस योजक शब्द ने किया है। और इस वजह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए जब स्वतंत्र अर्थ रखने वाले वाक्य को जोड़ा जाता है, तब उस वाक्य को एकत्रित रूप से कहता है संयुक्त वाक्य। मुझे बुखार था एक वाक्य, मैं विद्यालय नहीं आया दूसरा वाक्य। दोनों का जोड़ने का प्रयास इसलिए इस योजक शब्द ने किया है, इसलिए इस शब्द को या इस वाक्य को हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। तीसरा जो वाक्य होता है, तीसरा जो वाक्य का भेद होता है वो होता है मिश्र वाक्य। वो होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से ये बोध रखना है आपको कि इस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा गौण वाक्य होता है। मतलब इस जगह पर दो वाक्य होंगे, लेकिन उसमें से एक वाक्य महत्वपूर्ण होगा यानी प्रधान होगा, दूसरा वाक्य उससे कम महत्व वाला होगा यानी गौण वाक्य होगा, और जो प्रधान वाक्य होगा उसका अर्थ परिपूर्ण होगा। लेकिन जो दूसरा गौण वाक्य होगा उस वाक्य को अपना अर्थ बताने के लिए मुख्य वाक्य पर आश्रित रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। जब तक ये गौण वाक्य मुख्य वाक्य के साथ नहीं जुड़ता है, तब तक उस वाक्य से कोई भी सार्थक अर्थ प्रतीत नहीं होता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, उदाहरण, यदि रमेश परिश्रम करता तो सफल होता। यदि रमेश परिश्रम करता तो सफल होता। इस जगह से आपको समझ में आता है कि ये जो है सफल होना या सफल होता है, ये गौण वाक्य है, ये गौण वाक्य है। और ये जो यदि परिश्रम करता, ये जो है ये मुख्य वाक्य है, मुख्य वाक्य है। आप अगर इसे सिर्फ इतना ही बोलने का प्रयास करेंगे सफल होता, तो आपको किसी प्रकार भी आप क्या अर्थ प्रतीत करना चाहते हैं, किस अर्थ का बोध करना चाहते हैं, इससे हमें कोई पता नहीं चलता, कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगर इसके साथ जोड़ा गया कि यदि रमेश परिश्रम करता तो सफल होता, तब आपको पता चलता कि वो सफल होता। लेकिन कब सफल होता? अगर वो परिश्रम करता तो। अगर वो परिश्रम करता तो सफल होता, मतलब अगर वो परिश्रम करता या यदि वो परिश्रम करता, इस मुख्य वाक्य पर ये सफल होता। ये गौण वाक्य निर्भर है, आश्रित है, इसलिए ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। जिस जगह पर एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है, मुख्य वाक्य पर दूसरा उपवाक्य जो होता है, गौण वाक्य जो होता है, वो निर्भर होता है और उसके साथ जुड़ने के बाद ही वो अर्थ बता पाता है, तब ऐसे संपूर्ण वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। तो इस तरह से हमने तीन वाक्यों के बारे में जानने का प्रयास किया। अब ये तीनों वाक्यों को जब सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, या मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में, या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में, इस तरह से प्रारूप का जब परिवर्तन किया जाता है, तब उस पद्धति को वाक्य रूपांतरण किया जाता है, वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। वो वाक्य रूपांतरण हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम वाक्य रूपांतरण देखने वाले हैं। वाक्य रूपांतरण मतलब क्या होता है कि किसी वाक्य का जो प्रारूप होता है, किसी वाक्य का जो प्रारूप होता है, उसके प्रारूप में बदलाव कर आप अर्थ परिवर्तन करने का प्रयास करते हो, तब ऐसी स्थिति को वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। याद रखिए, वाक्य रूपांतरण करते समय इतना याद रखना है कि आप वाक्य की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, वाक्य की बनावट में परिवर्तन कर सकते हैं, वाक्य के प्रारूप में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नियम होता है कि आप जो है वहां पर वाक्य के प्रारूप में परिवर्तन कीजिए, वाक्य के बनावट में परिवर्तन कीजिए, वाक्य के संरचना यानी रचना में परिवर्तन कीजिए, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन न हो, यह मुख्य नियम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
याद रखना है कि जब भी आप वाक्य परिवर्तन करेंगे, जब सरल वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में प्रयोग करोगे या मिश्र वाक्य में परिवर्तन करने का प्रयास करोगे या संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने का प्रयास करोगे, रूपांतरण करने का प्रयास करोगे, तब उस समय याद रखना है कि आपको जो है वहां पर अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना होता है, अलग प्रकार के अव्यय का प्रयोग करना होता है, संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग करना होता है, या अलग प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग करना होता है। लेकिन जब आपको मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तन करना होता है, रूपांतरण करना होता है, तो वहां पर लगे हुए जो भी संबंधबोधक शब्द होंगे, जो भी अन्य शब्द आपने प्रयोग किए होंगे, या जो भी योजक शब्द होंगे, उसका लोप करना आवश्यक होता है, उसे हटाना आवश्यक होता है, तब वहां पर वो सरल वाक्य बन जाता है। उदाहरण के रूप में हम सरल वाक्य को यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य कैसे किया जाता है उसका एक उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। मैं मंदिर जाकर भजन भी सुनूंगा। मैं मंदिर जाकर भजन भी सुनूंगा। भजन भी सुनूंगा। ये है सरल वाक्य। अब इसका हम संयुक्त वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा कि आपने सुना होगा यहाँ पर कि मैं मंदिर जाकर भजन भी सुनूंगा। इस वाक्य में आपको कहीं पर भी वाक्य जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे। इसलिए जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के अव्यय प्रयोग नहीं किए गए। संबंधबोधक अव्यय हो या कोई अन्य शब्द हो या योजक शब्द का प्रयोग कर यहाँ पर वाक्य जोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक ही उद्देश्य होने की वजह से, एक ही विधेय होने की वजह से, एक ही मुख्य क्रिया होने की वजह से इस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। अब उसे हम संयुक्त वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। मैं मंदिर जाऊंगा तथा मैं मंदिर जाऊंगा तथा भजन भी सुनूंगा। मैं मंदिर जाऊंगा तथा भजन भी सुनूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि मैं मंदिर जाकर भजन सुनूंगा, लेकिन यहां पर दो वाक्य बनाने का प्रयास किया गया है क्योंकि संयुक्त वाक्य में मुख्य दो वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए रहते हैं। दो से अधिक वाक्य वहां पर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए रहते हैं और उसे जोड़ने का प्रयास योजक शब्द के माध्यम से किया हुआ रहता है। अब देखिए, मैं मंदिर जाऊंगा, यहां तक एक वाक्य है। भजन भी सुनूंगा, यहां पर एक वाक्य है। दोनों भी वाक्य, मैं मंदिर जाऊंगा और भजन भी सुनूंगा, ये दोनों भी वाक्य स्वतंत्र है और उसे तथा इस योजक शब्द से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाते समय इस तरह से तथा शब्द यानी कोई भी अव्यय शब्द या कोई भी योजक शब्द वहां पर सटीक लगे वो जोड़कर हमें वाक्य रूपांतर करना होता है। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है उसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मिश्र वाक्य को किस तरह से संयुक्त वाक्य में बदला जाता है। अब मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते समय ज्यादा तो वहां पर अंतर नहीं होता क्योंकि आपको भली भांति पता है जो बच्चा सफल होता है वो मेहनत करता है। ये मिश्र वाक्य है। जो बच्चा सफल होता है वो मेहनत करता है। जो बच्चा मेहनत करता है वो सफल होता है। जो बच्चा मेहनत करता है वह सफल होता है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक वाक्य मुख्य वाक्य है। कौन सा वाक्य मुख्य वाक्य है? जो बच्चा मेहनत करता है, ये मुख्य वाक्य है। उस पर आश्रित वाक्य है वह सफल होता है, ये आश्रित वाक्य है। और यहां पर ये जोड़ने का वह से पूरी तरह से वह ये योजक शब्द प्रयोग कर वहां पर शब्द को जोड़ने का प्रयास किया है, वाक्य को जोड़ने का प्रयास किया है। मतलब ये जो है ये गौण वाक्य है, मुख्य वाक्य है। जहां पर मुख्य वाक्य पर गौण वाक्य आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। ये मिश्र वाक्य है। अब इसे आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। तो संयुक्त वाक्य बनाते समय आपको क्या बोलेंगे? बच्चा मेहनत करता है और सफल हो जाता है। बच्चा मेहनत करता है और सफल हो जाता है। बच्चा मेहनत करता है
और सफल हो जाता है। और सफल हो जाता है मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य बना ये पूर्ण वाक्य है, और ये सफल हो जाता है ये भी पूर्ण वाक्य है। जहां पर दो स्वतंत्र वाक्य हो वो संयुक्त वाक्य कहलाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों भी संयुक्त वाक्य हैं, यानी स्वतंत्र वाक्य है संयुक्त वाक्य में अंतर्गत, और उस दोनों संयुक्त वाक्य को, दोनों भी स्वतंत्र वाक्य को और इस योजक शब्द के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि मिश्र वाक्य में एक गौण वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों भी उपवाक्य होते हैं, दोनों का भी स्वतंत्र अर्थ होता है। उसी जोड़ने के लिए आपको वहां पर जो योजक शब्द है उसका प्रयोग करना होता है, और जो सरल वाक्य होते हैं उसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जब सरल वाक्य को आपको मिश्र वाक्य बनाना है या संयुक्त वाक्य बनाना है तो उस वाक्य में आपको योजक शब्द, अव्यय शब्द या कोई अन्य शब्द जोड़कर वहां पर बनाने का प्रयास करना होता है। लेकिन जो मिश्र वाक्य होता है, जो संयुक्त वाक्य होता है, उसका सरल वाक्य बनाते समय वहां पर जो लगे हुए योजक शब्द है, संबंध बोधक अव्यय की शब्द है, उसे हटाना पड़ता है। याद रखिए जब भी आप वाक्य परिवर्तन करोगे तो वाक्य परिवर्तन करते समय वाक्य के प्रारूप में, उसके संरचना में, उसके रचना में, उसके बनावट में आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कभी भी बदलाव होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से वाक्य जो है वाक्य रूपांतरण किया जाता है। धन्यवाद।